मुझे महसूस हुआ कि इस आदमी ने बैग उठा लिया है और बाथरूम से बाहर निकल आया है। बाहर आकर इसने बैग को दोबारा एक जगह पर रख दिया। मुझे रिफ्रेशमेंट रूम में लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बाहर प्लेटफॉर्म पर से भी आवाज़ें आ रही थीं। कोई इंजन शंट करता और सीटी बजाता तेज़ी से प्लेटफॉर्म की लाइन पर से गुजर गया। इसके बाद भारी बूटों की आवाज़ आई जो तेज़ तेज़ मेरे करीब से गुजर गई। लगता था पुलिस के सिपाही हैं, वो शायद बाथरूम में गए थे। वापस तेज़ तेज़ कदमों से मेरे करीब से होकर बाहर चले गए। मैं बैग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान सिमट कर बैठा रहा। सोच रहा था कि पुलिस से तो बच गया हूँ, अब खुदा जाने किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। जिस आदमी का बैग था, इसके फिल्मी गीत गुनगुनाने की आवाज़ मुझे आ रही थी। अखबार का सफ़ा पलटने की आवाज़ भी आई, शायद वो अखबार भी पढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर शोर होने लगा, फिर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। इस आदमी ने बैग को उठा लिया और बाहरी प्लेटफॉर्म पर आ गया। कुछ देर बाद वो बैग उठाए इधर उधर चलता रहा, जैसे डब्बे में बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। आखिर एक जगह इसने बैग रख दिया, शायद वो डब्बे में बैठ गया था। दूसरे मुसाफिरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ट्रेन देर तक खड़ी रही, फिर इंजन ने विसल दिया, गार्ड ने सीटी दी और चिक चिक करती गाड़ी चल पड़ी। ये गाड़ी शुमाल की तरफ जा रही थी या जुनूब की तरफ, मगरिब की तरफ जा रही थी या मशरिक की तरफ, झांसी की तरफ जा रही थी या भोपाल की तरफ, मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं चमड़े के बैग में बंद था, मुझे कुछ पता नहीं चल सका था। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और अब यार्ड की मुख्तलिफ पटरियों पर से गिड़गिड़ाती हुई गुजर रही थी। इसके बाद ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई। मैं ज़मानो, मकान, वक़्त और खिला के दरमियान मुअल्लक़ हो गया था। कुछ देर तक मुझे एहसास रहा कि कितना वक़्त गुजर गया है। इसके बाद सारे अंदाजे और कयास ख़त्म हो गए। ट्रेन की आवाज़ थी और इसके सिवा कुछ नहीं था। कभी ट्रेन के पहियों का शोर देर तक सुनाई देता, कभी ट्रेन किसी जगह रुक जाती, इसके बाद फिर चल पड़ती। खुदा जाने रात थी कि दिन था, शाम थी कि दोपहर थी, ट्रेन चलती रही, रुकती रही और फिर चलती रही। बैग का मालिक खुदा जाने भारत के किस दूर दराज शहर की तरफ जा रहा था कि इसने अभी तक वो बैग नहीं उठाया था जिसमें मैं बंद था। यहाँ तक कि इसने शराब की चुस्की लगाने के लिए भी बैग खोलकर बोतल नहीं निकाली थी। आखिर खुदा ने मुझे ट्रेन के मुसलसल शोर से निजात दिलाने के लिए मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक जगह ट्रेन रुकी तो मेरा बैग इस आदमी ने उठा लिया और डब्बे से उतर पड़ा। मुझे इसके चलने की आवाज़ रही थी। वो शायद स्टेशन से बाहर आ गया था। यहाँ मुख्तलिफ कारों, रक्शों और टांगों और लोगों की आवाज़ें आने लगी। किसी ने करीब से कहा, चोनी राम जी इधर आ जाओ, मैं गाड़ी ले आया हूँ। बैग के मालिक का नाम चोनी राम था। इसने कहा, अबे भवानी कहो क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ मालिक। फिर मोटर गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और बैग अंदर सीट पर रख दिया गया। दरवाज़ा बंद था। बैग का मालिक चोनी राम, मुझे महसूस हुआ मेरे पास ही सीट पर बैठ गया है। मोटर स्टार्ट होकर चल पड़ी। मैं अजीब तजस्सुस में फंस चुका था। ना ये पता था कि ये कौन लोग हैं, ना ये पता था कि ये कौन सा शहर है, ना ये मालूम था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं चूँकि शाम के रूप में था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरे सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ हो गई थी। आपको तो मालूम होगा ये शाम बड़ी दूर से आवाज़ भी सुन लेता है और बू भी सूंघ लेता है। चमड़े के बैग के अंदर शराब, डिटॉल, परफ्यूम, पान की खुशबूदार, तंबाकू और कपड़ों में रखे हुए फ़नाइल की गोलियां, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम की बुएं मिली जुली थी, मगर इनमें अब एक और खुशबू भी शामिल हो गई थी। इस खुशबू ने मुझे चौंका दिया। ये खुशबू नागन दुर्गा की थी। पहले तो मैंने यही ख्याल किया कि ये मेरा वहम है, भला नागन दुर्गा यहाँ कहाँ से आ गई। मगर जब ये खुशबू जो हल्की हल्की थी मुसलसल बढ़ती चली गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये नागन दुर्गा ही की खुशबू है। ये नागन दुर्गा सांप की खुशबू नहीं थी, बल्कि नागन दुर्गा के औरत की जिस्म की खुशबू थी। मुझे याद आ गया कि जब मैं भोपाल के भैरव जी के मंदिर में नागन दुर्गा की कोठरी में इससे मिलने गया था तो कोठरी खाली थी, मगर कोठरी के एक कोने में से सांप की बड़ी तेज बू आ रही थी। हालांकि मैं नागन दुर्गा को औरत की शक्ल में वहां छोड़ कर गया था। ट्रेन के मुसलसल सफर से साफ जाहिर था कि मैं झांसी और भोपाल के शुमाल या जुनूब या मशरिक या मगरिब किसी दूर दराज शहर में आ गया हूँ। हैरान था कि नागन दुर्गा यहाँ कैसे पहुँच गई। ज़रूर इसे कोई भैरव मंदिर से अगवा करके ले आया है, क्योंकि वो मुझसे मिले बगैर वहाँ से नहीं जा सकती थी। फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि ये भैरव देवता की बद्दुआ का असर होगा। नागन दुर्गा पर ज़रूर कोई भारी मुश्किल आन पड़ी है। अब जैसे नागन दुर्गा के जिस्म की खुशबू तेज़ हो रही थी, मुझे खुशी हो रही थी कि मैं इसके करीब से करीब तर हो रहा हूँ। मोटर कार जिन सड़कों पर से गुजर रही थी, इन पर ट्रैफिक का शोर था। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ ट्रैफिक का शोर बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ इस गाड़ी के इंजन की आवाज़ रही थी जिसमें चोनी राम सवार था और इसका चमड़े का बैग था, और जिस बैग में मैं बंद था। देर के बाद कोई गाड़ी करीब से गुजर जाती। अब ऐसा लगा कि मोटर कार पक्की सड़क से उतरकर किसी खराब सड़क पर चलने लगी है। गाड़ी बार बार थोड़ा थोड़ा उछल रही थी। ड्राइवर बड़ी देर बाद बोला, चोनी राम जी कुछ काम बना?
चोनी राम यानी मेरे बैग के मालिक ने नींद भरी आवाज में कहा, मुझे सोने दे भवानी। मालूम हुआ कि चोनी राम सो रहा था। भवानी यानी ड्राइवर ने कहा, महाराज अपना राजभवन आ रहा है। चोनी राम ने झिंझिलाकर कहा, अभी आता है तो आने दे। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। गाड़ी कच्चे नाहमवार रास्ते पर से उछल उछल कर गुजरती। एक तरफ को घूम गई, वो एक बार और घूमी और इसका इंजन बंद हो गया। चोनी राम ने मेरे वाला बैग उठाते हुए ड्राइवर से कहा, चंद्रानी से कह देना मैं वापिस आ गया हूँ। कह दूंगा। यहाँ नागन दुर्गा की खुशबू बड़ी तेज हो गई थी। मेरा बैग उठा लिया गया। चोनी राम यानी बैग का मालिक चल रहा था। फिर जैसे वो 3-4 सीढ़ियाँ चढ़कर किसी बरामदे में दाखिल हो गया, इसने घंटी का बटन दबा दिया। मुझे किसी कमरे के अंदर से घंटी की मदम आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। चोनी राम किसी कमरे में दाखिल हो गया। नागन दुर्गा की इंसानी यानी औरत के जिस्म की खुशबू के तेज झोंके महसूस होने लगे। किसी औरत ने जयराम जी की कहा। चोनी राम ने पूछा, रानी जी कहाँ हैं? औरत की आवाज़ आई, अपने कमरे में हैं, अभी इन्हें चाय देकर आ रही हूँ। मैंने अंदाज़ा लगाया कि या तो ये सुबह का वक़्त है और यहाँ नाश्ता किया जा रहा है, या शाम का वक़्त है और ये रानी जो कोई भी है शाम की चाय पी रही है। मगर मैं इस बात पर सख्त हैरान था कि नागन दुर्गा यहाँ कहाँ से आ गई। फिर ख्याल आता कि हो सकता है ये नागन दुर्गा के कोई रिश्तेदार हों। वो मुझसे मायूस होकर भैरों के मंदिर से यहाँ आ गई हो। मगर वो मुझसे कैसे मायूस हो सकती थी? वो तो मेरे साथ रहना चाहती थी। इसने तो मुझे जाते वक्त कहा था कि करमदाद जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अजीब मुअम्मा बन गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चोनी राम कमरे में से गुजर रहा था। लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा बंगला है। फिर वो लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियों के किसी वक्त चिरचिराने की आवाज़ रही थी। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो मुझे महसूस हुआ कि चोनी राम किसी गैलरी में से गुजर रहा है। इसके कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी। साफ लग रहा था कि गैलरी के फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। वो एक जगह रुक गया। यहाँ इसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, रानी जी मैं हूँ चोनी राम। कमरे के अंदर से तानपुरे की हल्की हल्की आवाज़ रही थी। ये आवाज़ रुक गई। किसी ने दरवाज़ा खोला और कहा, रानी जी चाय की मेज़ पर बैठी हैं, आ जाएं। चोनी राम कमरे में दाखिल हो गया। फिजा नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू से लबरेज थी। जिस बैग में मैं बंद था एक तरफ रख दिया गया था। फिर एक औरत की बड़ी दिलकश मगर बावकार आवाज़ आई, चोनी राम तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? चोनी राम ने कहा, रानी जी मोहन बाबू थाईलैंड गया हुआ था, मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ा। वो आया तो माल इसके हवाले किया। चेक लाई हो? रानी जी ने पूछा। चोनी राम ने कहा, जी हाँ। पूरी रकम दी है ना इस हरामी ने? चोनी राम ने कहा, जी हाँ रानी जी, इस बार मैं पूरी रकम लाया हूँ। ये लीजिए 2.5 लाख रुपए का चेक है। तुम बड़े वक्त पर आए हो। धामपुर का जागीरदार कल नई लड़की का मुजरा सुनने आ रहा है, इसको थोड़ा तैयार कर दो। चोनी राम बोला, मगर रानी जी इस नई लड़की को तो गाना बिल्कुल ही नहीं आता। बड़ी मुश्किल से इसे 2-4 दिनों में मुजरे के 2-3 तोड़े सिखाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसका गाना रहने दें। जागीरदार को 2-4 मुजरे के तोड़े दिखा दें, मैं ये पक्के करवा दूंगा। जागीरदार इसी में खुश हो जाएगा। वैसे लड़की जवान है, खूबसूरत है, जागीरदार को इसके गाने से क्या दिलचस्पी होगी? रानी जी की आवाज़ आई, मगर मैं इतनी जल्दी ये नई लड़की इस हरामी जागीरदार के हवाले नहीं करना चाहती। मैं तो एक रात के लिए भी लड़की इसके कमरे में नहीं भेजूंगी। चोनी राम ने कहा, रानी जी अगर वो मोटी रकम देता है तो एक रात में लड़की का क्या बिगड़ जाएगा? रानी जी ने कहा, लड़की का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारा भरम जाता रहेगा। रानी बाई ने कभी पहली बार कोई लड़की इतनी जल्दी किसी जागीरदार या सेठ के हवाले नहीं की। भगवान ने बैठे बिठाए बड़ी खुश शक्ल जवान लड़की भेज दी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि जिस रोज तुम लोग इसे बेरोजी के मंदिर से उठाकर लाए हो, इसके दूसरे रोज ही वो हमसे इसी तरह राजी खुश हो गई जैसे पहले ही से तैयार बैठी हो कि कोई इसे उठाकर यहाँ ले आए। चोनी राम कहने लगा, रानी बाई बात यह है कि लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे भी लड़की आज़ाद तबीयत की है और गाने बजाने और डांस मुजरे को बहुत पसंद करती है। रानी बाई बोली, मैं तो इस लड़की को अपनी रानी बनाकर रखूंगी, किसी के आगे हरगिज नहीं बेचूंगी, चाहे मुझे कोई 10 लाख रुपए ही क्यों न दे। यहाँ इसे रखकर दौलत कमाऊंगी। बस तुम इसे ढंग का मुजरा और ठुमरी अंक के 2-4 चीजें पक्की करवा दे, वो मैं करा दूंगा। चोनी राम ने कहा। तानपुरे की आवाज़ आने लगी, फिर रुक गई। रानी बाई ने कहा, चोनी राम इसे ले जाकर सुर कर दो, बेसुरा हो रहा है। और सुनो, लड़की अपनी कमरे में ही है, इसके पास जाओ और अभी से ठुमरी की स्थाई सिखानी शुरू कर दो। कल धामपुर का जागीरदार आ रहा है, मुजरा तो वो थोड़ा बहुत कर लेगी, एक आध स्थाई ठुमरी की भी सिखा दो। लड़की को खुद भी ये सब कुछ सीखने का बड़ा शौक है। चोनी राम ने कहा, रानी बाई आप इसे बार बार लड़की कहकर क्यों बुलाती हैं? आपने खुद ही इसका नाम प्यार से चंदा रखा है।
चंदा कहकर बुलाएं। रानी बाई की आवाज़ आई। चंदा तो इसने खुद ही अपनी पसंद का नाम रखा था, मैं इसे चंदा ही कहूँगी। अब तुम इसके पास जाओ और थोड़ा बहुत रियाज कराओ। जाता हूँ। जिस बैग में मैं बंद था, जब इसे उठाया गया तो मैं समझ गया कि चोनी राम नागिन दुर्गा के कमरे में जा रहा है। इन दोनों के दरमियान जो बातें हुई थी वो मैंने सब की सब सुन ली थी। अब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि जिस लड़की को ये लोग भैरोजी के मंदिर से उठाकर लाए हैं और जिसका नाम चंदा रखा गया है, वो नागिन दुर्गा के सिवा और कोई नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की हैरानी थी कि नागिन दुर्गा ने इस माहौल को इतनी जल्दी और खुशी के साथ किस तरह कबूल कर लिया था। कहीं ये भैरव देवता की बद्दुआ का असर तो नहीं था। हो सकता है इस मनहूस देवता की बद्दुआ से नागिन दुर्गा का जहन ही बदल गया हो। चूँकि नागिन दुर्गा एक कट्टर बरहम हिंदू लड़की थी और इस किस्म के तोहमात पर इसका गहरा यकीन था, इसलिए इस पर देवताओं की बद्दुआ का असर हो सकता था। इसकी वजह यह थी कि खुद नागिन दुर्गा की नफ्सियात ने बद्दुआ का असर करने में इसकी मदद की थी। अगर वो मुसलमान होती और इसका सिर्फ एक खुदा पर ईमान होता तो भैरव देवता की बद्दुआ इस पर कभी असर नहीं कर सकती थी। चोनी राम किसी कमरे में दाखिल हो गया जहाँ से नागिन दुर्गा की खुशबू बहुत करीब से आने लगी। इस कमरे में किसी आला अंग्रेजी परफ्यूम की खुशबू भी फैली हुई थी। चोनी राम ने बैग एक जगह रख दिया और कहा, चंद रानी कैसी हो? आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, भगवान ने तुम्हें बड़ा रूप दिया है। तब मुझे नागिन दुर्गा की आवाज़, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी अंकल जी? चोनी राम ने कहा, बस क्या बताऊं चंदा, बड़ी ज़रूरी काम सिखाया था। तुम बताओ, मैंने तुम्हें डांस का जो तोड़ा सिखाया था इसकी मशक की है? नागिन दुर्गा ने कहा, की है अंकल, घुंघरू मंगवा कर अभी डांस करके दिखाती हूँ। चोनी राम ने कहा, ये बाद में कर लेंगे, अभी तुम ऐसा करो कि ठुमरी की एक स्थाई मेरे साथ गाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अरे मैं तो ये भूल ही गया, तुम्हारे लिए महीना का अतर लाया हूँ, लखनऊ गया था, वहाँ से खरीदा है। चोनी राम ने बैग का जिप खोल दिया। मैं बैग के कोने में कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। चोनी राम ने बैग में हाथ डालकर इत्र की डब्बी निकाली और बैग का जिप बंद किए बगैर चला गया। मुझे जिप बंद करने की आवाज़ न आई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर ऊपर आ गया और खुले बैग की एक जानिब से सल निकाल कर देखा। कमरा बड़े शानदार तरीके से कालीनों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। तख्त पर भी कालीन बिछे हुए थे, सफ़ेद गाओ तकिए लगे हुए थे। तख्त पर नागिन दुर्गा सबज रेशमी साड़ी में मलबूस सोने के ज़ेवरात पहने बड़ी शान से बैठी थी। इसकी एक जानिब तानपुरा और हारमोनियम पड़ा था। तख्त के पीछे कमरे का दरवाज़ा था जो बाहर एक टेरेस में खुलता था। दरवाज़ा खुला हुआ था। टेरेस में आरामदेह कुर्सियाँ पड़ी थी। पसे मंजर में दरख्तों का मंजर था। आसमान पर गुरूब होते सूरज की लाली फैली हुई थी। चोनी राम ने इत्र का पैकेट नागिन दुर्गा को दिया। इसने पैकेट ले लिया और कहा, शुक्रिया अंकल जी, अब मुझे स्थाई सिखानी शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ कि मैं भी वजनी माला की तरह डांस करूँ और अख्तरी बाई फैज़ाबादी की तरह ठुमरी गाऊँ। चोनी राम मुस्कुराते हुए हारमोनियम लेकर नागिन दुर्गा के पास तख्त पर बैठ गया और हारमोनियम खोलकर इसके सुरों पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाते हुए बोला, चंदा रानी, भगवान ने चाहा और तुमने पूरा पूरा रियाज किया तो देख लेना एक दिन तुम वजंती माला और अख्तरी बाई से आगे निकल जाओगी। अब मेरे साथ स्थाई गाओ। कमरे की फिजा हारमोनियम की धीमी धीमी आवाज़ से भर गई। चोनी राम ने किसी ठुमरी की स्थाई गानी शुरू कर दी। नागिन दुर्गा इसके साथ साथ गाने लगी। मैं हैरत ज़दा सा होकर नागिन दुर्गा को देख रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही नागिन दुर्गा है जिसको मैं भैरोजी के मंदिर में छोड़ कर गया था। वो बिल्कुल ही बदल गई थी। सबज रेशमी साड़ी और सोने के ज़ेवरात के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक ये गाना होता रहा। चोनी राम ने हारमोनियम बंद करते हुए कहा, चंदा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी तरह तुमने 2-4 दिन रियाज किया तो तुम बहुत अच्छी ठुमरी गाने लगोगी। नागिन दुर्गा बड़ी खुश थी, कहने लगी, अंकल जी, अब मेरे डांस के भी 2-1 तोड़े देख लें। मैं रोज़ 2 घंटे रियाज करती हूँ। इसने किसी औरत का नाम लेकर आवाज़ दी, शांति, मेरे घुंघरू लाना। चोनी राम हारमोनियम बंद कर चुका था, कहने लगा, हाँ, ये काम भी इसी वक्त हो जाना चाहिए। कल धामपुर का जागीरदार तुम्हारा डांस देखने आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जो 2-3 मुजरे के तोड़े मैंने तुम्हें सिखाए हैं, इन्हें देखकर वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अंकल जी, आप कोई चिंता न करें। मुझे जितना भी डांस आपने सिखाया है इसको इस तरह से अदा करूंगी कि जागीरदार उछल उछल पड़ेगा। चोनी राम ने सिगरेट का कश लगाकर कहा, जीती रहो चंदा रानी, जीती रहो। मुलाजमा लड़की शांति घुंघरू लेकर आ गई। चोनी राम ने हारमोनियम को दोबारा खोला और उसके सुर छेड़ने लगा। नागिन दुर्गा पाँव में घुंघरू बांधने लगी। मैं हैरान होकर इसे देख रहा था कि ये इसकी कैसी काया पलट हो गई है। घुंघरू बांधने के बाद वो तख्त से उतर कर कालीन पर आ गई। इसने साड़ी का पल्लू अपनी कमर के साथ कसकर बांधा और रक्स का पोज बनाया। चोनी राम ने डांस की धुन छेड़ दी और साथ ही मुंह से डांस के बोल बोलने लगा। नागिन दुर्गा ने रक्स शुरू कर दिया और इस तरह रक्स कर रही थी जैसे पैदाइशी डांसर हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था।
कभी रक्स करते करते घूम जाती, कभी आगे को झुकती, कभी एकदम सर को पीछे कर लेती और आंखों से इशारे करने लगती। वो कोई 10-15 मिनट तक रक्स करती रही, फिर एक तोड़ा पूरा करके हंसकर बोली, अंकल जी मैंने सब ठीक किया ना, बेताल तो नहीं हुई? चोनीराम ने हारमोनियम की पेटी बंद करते हुए कहा, जियो चंदा रानी जियो, तुमने दिनों में ही बहुत कुछ सीख लिया है। अगर इस तरह रियाज जारी रहा तो तुम 1 महीने में वजंती माला को पीछे छोड़ जाओगी। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, अभी मैं घर भी नहीं गया, रात को आऊँगा, ठुमरी की 1-2 रिहर्सलें कराऊंगा। मैंने इस दौरान देख लिया था कि जिस बैग में मैं छुपा हुआ था वो गोल्डन काउच की जानिब रखा हुआ था। मैं जल्दी से बैग में से निकलकर काउच के नीचे छुप गया। चोनीराम उठकर आया, इसने बैग उठाया और कमरे से निकल गया। अब कमरे में मैं और नागन दुर्गा दोनों अकेले थे। मैं इंसानी आवाज़ में बात कर सकता था, मगर मैं सोच रहा था कि नागन दुर्गा का जहन बिल्कुल बदल गया है। हो सकता है वो मुझे ना पहचाने, हो सकता है एक शाम को इंसान की आवाज़ में बात करते देखकर वो शोर मचा दे और नौकर चाकर वहाँ आ जाएं और मेरे पीछे डांग सोटी लेकर मुझे मारने को दौड़ पड़े। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। नागन दुर्गा ने पाँव से घुंघरू खोलकर एक तरफ रख दिए और रेशमी रुमाल से अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना बड़ी एहतियात के साथ पूछ रही थी कि इसका मेकअप खराब न हो। इसने शांति को आवाज़ दी। मुलाजमा शांति आ गई। जी बीबी जी, नागन दुर्गा ने कहा, मेरे लिए मौसमी जूस ले आओ। मुलाजमा शांति चली गई। नागन बड़े आराम से तख्त पर बैठ गई और हारमोनियम खोलकर इसके सुरों पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरते हुए ठुमरी की स्थाई गुनगुनाने लगी। इस दौरान मैं यही सोचता रहा कि नागन दुर्गा पर अपना आप जाहिर करूं या ना करूं। ये बात तयशुदा थी कि इसे मनहूस देवता भैरव की बद्दुआ लग चुकी थी और अगर हालात में किसी किस्म की तब्दीली वाकई न हुई तो 2-3 महीनों में नागन दुर्गा एक पेशेवर तवाइफ बन जाएगी और नायिका रानी बाई की चांदी ही चांदी होगी। वो इसे इलाके के बड़े बड़े जागीरदारों, सेठों और आला सरकारी अफसरों को पेश करके इनसे हज़ारों रुपए कमाने लगेगी और यूं नागन दुर्गा की जिंदगी बर्बाद और तबाही के रास्ते पर पड़ जाएगी। अगर किसी वक्त जाकर इस पर बद्दुआ का असर खत्म होगा तो इसे अपनी बर्बादी और तबाह हाल जिंदगी का एहसास होगा और बहुत मुमकिन है कि नागन दुर्गा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और खुदकुशी कर ले। नागन दुर्गा के मुझ पर 1-2 बड़े एहसान थे। इसने मुझे ऐसे वक्त में मदद की थी जब मौत का हाथ मेरी शहरक तक पहुंच चुका था। इस एतबार से भी मेरा फर्ज बनता था कि मैं नागन दुर्गा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लूँ, क्योंकि वो जो कुछ कर रही थी एक तरह से गुमशुदा यादाश्त के तहत कर रही थी। इसे एहसास ही नहीं था कि वो नागन दुर्गा है और यहाँ इसे पेशेवर तवाइफ बनाया जा रहा है। ये सब बद्दुआ का असर था। मुलाजमा शांति जूस का बलौरी गिलास ट्रे में रख कर ले आई। नागन दुर्गा ने जूस का गिलास उठाते हुए पूछा, रानी बाई क्या कर रही हैं? शांति ने कहा, बाई जी ने कहा है कि वो चाय आपके साथ ही आकर पियेंगी। नागन दुर्गा ने कहा, रानी बाई से कहना कि ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, मैं इनका इंतजार करूंगी। शांति चली गई। नागन दुर्गा जूस का गिलास लेकर तख्त से उठी और बाहर टेरेस में चली गई। वो टेरेस में खड़ी हो गई। बाहर दरख्तों पर रात का अंधेरा उतर रहा था। टेरेस की बत्ती जल रही थी। शायद वो शाम की ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। बाहर खड़े होकर इसने जूस पिया, वहीं मेज पर गिलास रखा और अपने बालों को संवारते हुए कमरे में आकर सामने काउच पर बैठ गई और रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर फिल्मी गाने और डांस हो रहा था। टपाई पर सिगरेट कहीं पड़ा था। नागन दुर्गा ने इसमें से सिगरेट निकालकर सुलगाया और मजे से पीने लगी। मैं और भी हैरान हुआ। इसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। अब वो एक पेशावर तवाइफ की तरह सिगरेट पी रही थी। मुझे भैरव देवता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इसने नागन दुर्गा से बड़ा खौफनाक इंतकाम लिया था। रानी बाई साड़ी को संभालती सिगरेट पीती कमरे में दाखिल हुई तो नागन दुर्गा ने उठकर इसका खैर मकदम किया। रानी बाई ने आगे बढ़कर नागन दुर्गा का हाथ चूम लिया और बलाएं लेकर बोली, जियो चंदा रानी, 1000 बरस तक जियो। तुम सबज साड़ी में बिल्कुल आकाश की अस्परा लग रही हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सब आपकी दया है रानी बाई। नागन दुर्गा को नायिका रानी बाई ने अपने पास सोफे पर बिठा लिया और पूछा, चोनीराम ने ठुमरी की स्थाई का रियाज करा दिया है? नागन दुर्गा बोली, जी हाँ, मैंने ठुमरी पूरी तरह से याद कर ली है। सुनाऊं? इसकी ज़रूरत नहीं बेटी, कल भी रियाज करना। कल रात को जागीरदार आ रहा है, बस इसे किसी तरह खुश कर देना। मुजरे का भी रियाज कर लेना था। हाँ रानी बाई, चोनी जी तुम मेरा मुजरा देखकर और ठुमरी सुनकर बहुत खुश हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात है। रानी बाई ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा। इतने में मुलाजमा शांति चाय लेकर आ गई। इसने चाय बनाकर रानी बाई और नागन दुर्गा को दी। जब मुलाजमा चली गई तो रानी बाई ने नागन दुर्गा की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, चंदा धामपुर का जागीरदार नया आदमी है, दौलतमंद बहुत है। रात को मैं इसे तुम्हारे पास कुछ देर के लिए अकेला छोड़ जाऊंगी। हो सकता है वो थोड़ी बहुत शराब भी पिए और एक हद से आगे बढ़ने की भी कोशिश करे। तुम इसे वहीं रोक लेना और हरगिज हद से आगे न बढ़ने देना। नागन दुर्गा ने बड़ी तजर्बाकार तवाइफ के अंदाज में कहा,
रानी बाई आप फिक्र न करें, मैं इसे संभाल लूँगी और हद से आगे नहीं बढ़ने दूँगी। शाबाश, रानी बाई ने कहा, लेकिन इसके साथ सख्ती से भी पेश ना आना, बहुत मोटा शिकार है, मैं इसे हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती। बस इधर उधर की बातों और चुमा चाटी से इसको अपने काबू में रखना। नागन दुर्गा हंस पड़ी, कहने लगी, आप क्यों चिंता करती हैं रानी बाई, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। रानी बाई ने अपने परस में से 100 के 10 नोट निकाल कर नागन दुर्गा को दिए और कहा, चंदा रानी, ये तुम अपने पास रखो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मार्केट से मंगवा लेना। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, आज मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए रामपुर की बिरयानी पकवाई है, 7 बंगाली रसगुल्ले भी बनवाए हैं, रात को चोनी राम भी यही खाना खाएगा। ये कहकर रानी बाई चली गई। नागन दुर्गा सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। मैं सामने वाले काउच के नीचे एक तरफ छुप कर बैठा ये सारा ड्रामा देख रहा था। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ था कि ये कौन सा शहर है। मेरे दिल में कई बार ख्याल आया कि नागन दुर्गा के सामने आ जाऊं और इस पर अपना आप जाहिर कर दूं, लेकिन इस डर के मारे बाहर न निकला कि नागन दुर्गा ने अगर मुझे ना पहचाना तो वो सांप को देखकर शोर मचा देगी और मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। जबकि मैं वहाँ रहकर नागन दुर्गा की निगरानी बल्कि खबरगिरी भी करना चाहता था, क्योंकि वो अपने आप में नहीं थी। एक तरह से इसका जाल किसी ऐसी औरत का था जिसको हिप्नोटाइज किया गया हो, इस पर जादू कर दिया गया हो। इसके साथ बद से बदतर सलूक भी अगर हुआ तो इसे एहसास नहीं होगा। रानी बाई हकीकत में इसकी इज्जत और असमत का सौदा करने वाली थी। अगर बेखबरी के आलम में नागन दुर्गा की इज्जत लुट गई और बाद में जब वो अपने होशो हवास में आई तो इसे हकीकत हाल जानने के बाद किस कदर सदमा नहीं होगा। औरत की इज्जत अगर एक बार लुट जाए तो फिर इसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे वहाँ कोई नहीं देख सकता। कोठी इतनी बड़ी थी कि मैं किसी भी जगह छुप सकता था। चुनाचा मुझे वहाँ कुछ देर रहकर एक तो नागन दुर्गा की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, दूसरा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इतनी देर में इस पर बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाए और वो अपनी असली हैसियत में वापस आ जाए। नागन दुर्गा ने टीवी बंद कर दिया और इसी कमरे का एक दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर पानी गिरने की आवाज़ आई, शायद ये गुसल खाना था। मैं काउच से नीचे से निकल आया। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ मैं इत्मीनान से रात भी गुजार सकूँ। कमरे में काफ़ी फर्नीचर भरा हुआ था। दीवार के साथ एक अलमारी लगी थी। मैं इसके पीछे आ गया। यहाँ छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी। इस अलमारी को कोई अपनी जगह से हटा भी नहीं सकता था। मैंने इसी जगह छुपे रहने का फैसला कर लिया। यहाँ से मैं सारे कमरे को अच्छी तरह से देख भी सकता था। नागन दुर्गा ने बाथरूम में काफ़ी देर लगा दी। शायद वो गुस्ल कर रही थी। जब वो बाहर आई तो इसने सर पर छोटे तौलिए से बालों को लपेट रखा था। सारे जिस्म के गिर्द भी बड़ा तौलिया लपेटा हुआ था। वो इसी ठुमरी के बोल गुनगुना रही थी जो चोनी राम ने आज इसे याद कराई थी। सामने वाली दीवार के साथ बहुत बड़ा सिंगार मेज था। दीवार पर सुनहरी हाशिए वाला बेजुई आईना लगा हुआ था। इसके बराबर में कद आदम अलमारी थी। नागन दुर्गा अलमारी खोलकर इसमें से हैंगरों में लगी हुई साड़ियाँ निकाल कर देखने लगी। आखिर इसे एक गुलाबी रंग की कामदार साड़ी पसंद आ गई। इसने साड़ी निकालकर सिंगार में इसकी कुर्सी पर बैठे और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को तौलिए से झाड़ने लगी। फिर इसने बालों में कंघी करके इन्हें ढीले ढाले अंदाज में सर पर जोड़े की तरह बनाया और अपने जिस्म के गिर्द लपेटा हुआ तौलिया उतार। इसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं अगरचे सांप के रूप में था, लेकिन मेरे एहसासात सारी इंसानी थे। मुझे नागन दुर्गा से शर्म सी आने लगी, मगर सांप ने अपना चेहरा दूसरी तरफ न किया। शायद इसलिए कि सांप इन बातों को महसूस नहीं करते। मैं सांप की आंखों से नागन दुर्गा को देखने पर मजबूर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि नागन दुर्गा का जिस्म यूनानी देवियों जैसा था। ऐसा खूबसूरत जिस्म मैं जिंदगी में पहली बार दिख रहा था। वो बड़े प्यार से अपने सारे जिस्म पर किसी परफ्यूम का स्प्रे कर रही थी और गुनगुना भी रही थी। कमरा परफ्यूम की खुशबू से भर गया। इसने अलमारी में से स्याह रंग का ब्लाउज निकाल कर पहना, फिर पेटी कोट पहना। इसके बाद साड़ी पहनकर तैयार होने लगी। वो देर तक सिंगार में इसके सामने बैठी बनाओ सिंगार में लगी रही। मैं इसे पहली बार इस ज़ौक़ व शौक़ से बनाओ सिंगार करते देख रहा था। इतनी में मुलाजमा शांति ने अंदर आकर कहा, रानी जी बुला रही हैं। नागन दुर्गा ने कहा, इन्हें कहो मैं आ रही हूँ। नागन दुर्गा अब कोई फिल्मी गीत गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद वो उठी और बड़ी शान के साथ रेशमी साड़ी पहनती संभालती महारानियों की तरह कदम उठाती कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैं भी अलमारी के नीचे से निकलकर इसके पीछे चल पड़ा। मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ और किस कमरे में जाती है। इसके जिस्म की खुशबू मुझे गाइड कर रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।